ऑलराइट। अच्छा, इस एपीआई कॉल्स हम क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल, हमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमने डेटाबेस से डेटा मंगाना है, और हमने या तो थर्ड पार्टी, जैसे एग्जांपल ही आपकी स्क्रीन पे है कि यार थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो प्रोवाइड करती है आपको एपीआईज, ओपन एपीआईज हैं जिस पे आप रजिस्टर करते हैं बाज़ दफ़ा, और उसके कुछ क्रेडेंशियल्स या कुछ आप उसके टोकन्स पास करके वैलिडेट कराते हैं अपने आप को, और उससे रिस्पॉन्स मांगते हैं। वो रिस्पॉन्स बेसिकली आप अपने फ्रंट एंड पे, एप्लीकेशन पे शो कराते हैं। देखिए, जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसकी दो तीन लेयर्स बन सकती हैं। दो तीन लेयर्स क्या हो सकती हैं? पहली लेयर होती है जो फ्रंट एंड साइड पे होती है, जो यूजर को नजर आ रही होती है, यूजर जैसे इंटरेक्शन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप गूगल की वेबसाइट पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक की एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है। वो क्लाइंट यानी आप एज अ यूजर, क्लाइंट यानी आप यूजर, वो उसे यूज कर रहा होता है और उससे इंटरेक्शन कर रहा होता है, वो बटन दबा रहा होता है और एक्सपेक्ट करता है कि उस बटन दबाने पे कोई काम होगा। वो सारा बटन दबाने का प्रोसीजर फ्रंट एंड पे नहीं हो रहा होता, वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं हो रहा होता, वो सिर्फ और सिर्फ इस बटन की एप्लीकेशन पे दो चीजें कर रहा होता है। एक, वो रेलेवेंट बैकएंड सर्वर पे, जो बैकएंड की एक लेयर होती है, जैसे मैंने बताया तो दो तीन लेयर हो सकती हैं। पहले फ्रंट एंड की लेयर जो आपको दिखती है, वो लेयर आपके पीछे बैकग्राउंड पे एक बैकएंड सर्वर होता है जिससे बात करती है। फिर बैकग्राउंड पे अगर आपकी एप्लीकेशन इस तरीके की है, उस पर डेटाबेस इन्वॉल्व है, तो वो बैकग्राउंड वाला जो सर्वर है वो आपकी डायरेक्टली डेटाबेस पे जाता है, बात करता है, उससे डेटा लेता है। फिर डेटा रिसीव करने के बाद उसको कन्वर्ट करता है ऐसे फॉर्म में जो फ्रंट एंड एक्सेप्ट कर ले। फॉर्मेटिंग करता है, सीरियलाइजेशन करता है, न्यूट्रलाइजेशन करता है, और उसके बाद फिर आपको वो फॉरवर्ड करता है, फिर से वापस जवाब देता है कि भाई ये एप्लीकेशन का आपने जो रिक्वेस्ट की थी उसका डेटा ये है, अब आप इसको शो करा दें। फिर फ्रंट एंड, जैसे पहला काम ये था कि उसने बटन दबाने पे रेलेवेंट फंक्शन को या एपीआई को कॉल किया। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उसने अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश किया और आपको डेटा जहां जहां दिखाना था, जहां जहां इफेक्ट आना था उस नए डेटा का, वो उसने शो करा दिया। तो वो सारी चीजें आपको फ्रंट एंड इस तरह डील करा रहा होता है। अच्छा, अब एपीआई मस्ट होती है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन 99.9% मैं ये कहूंगा कि ऐसी नहीं होती है, जैसे हर एप्लीकेशन काउंटर ऐप नहीं होती, राइट, कि आपने बटन दबाते रहे काउंटर चलता गया। जहां भी आपको लगता है कि यार डेटा सेव करना है, यूजर को लॉग इन करना है, वो सारी चीजें आप अपने फ्रंट एंड साइड पे नहीं करते हो, बैक एंड साइड पे करते हैं, और उसके लिए आप बैक एंड सर्वर लिखते हैं। अच्छा, बैक एंड सर्वर डार्ट में हम नहीं लिखते हैं, उसके लिए और कोई बहुत सारे, कोई भी सर्वर हो सकता है, वो लारावेल पे हो सकता है, वो जावा पे हो सकता है, वो नोड जेएस पे हो सकता है, वो किसी और पे हो सकता है, राइट। तो आप डायरेक्टली सर्वरलेस पे जा सकते हैं, एडब्ल्यूएस के डायरेक्टली फंक्शंस, लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, एडब्ल्यूएस पे आप ग्राफक्यूएल ऐप से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको शायद लैम्डा फंक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें आप करते हैं। फ्रंट एंड से नॉर्मली हम डायरेक्टली क्वेरीज नहीं करते, और अगर कोई करता है तो वो बहुत एक्सट्रीम बैड प्रैक्टिस है, क्योंकि फ्रंट एंड की आपकी एप्लीकेशन इनसिक्योर होती है। इनसिक्योर इन द टर्म कि वो री किसको क्या कहेंगे, बैकवर्ड इंजीनियर हो सकता है वो, और उस आपका जो सोर्स कोड है वो देखा जा सकता है किसी तरीके से, ताकि आप, और अगर वो देखा जाए और क्वेरीज या कोई ऐसी चीज जो डायरेक्टली इंटरेक्शन करती है, वो आपके लिए रिस्की हो सकती है कि आप किसी के हाथ में वो लग जाए, तो वो डायरेक्टली डेटाबेस से बात करेगा और फिर उसे जैसे चाहे यूज करेगा। तो हम कभी भी ऐसी चीजें फ्रंट एंड पे, यानी कोई भी ऐसा सेंसिटिव डेटा फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन पे, चाहे वो मोबाइल हो या वेब हो, हम बिल्कुल भी हार्ड कोड या हम उसे यूज नहीं करते, एक्सपोज नहीं करते कि वो इशू करे। तो आइए एक एप्लीकेशन बनाते हैं। पहली एप्लीकेशन डिक्शनरी ऐप की है, दूसरी आपके लिए जैसे वेदर एपीआई लोगों ने बनाई है, वो एक दो ने बना ली है, तो वो बहरहाल आप लोग बनाएंगे, और बहुत इजी है, एक सिंपल सी एप्लीकेशन है। अच्छा, बहरहाल मैंने अब शुरू करना है एप्लीकेशन, तो लेट्स डू इट। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एपीआई जो मैंने आपको बताई है वो है क्या, तो उसको हम थोड़ा सा इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं क्या है, क्या डिक्शनरी एपीआई डॉट डेव .com। अच्छा जी,
डिक्शनरी एपीआई रजिस्टर करके आप साइन इन कर सकते हैं। आई थिंक आई एम रजिस्टर्ड यूजर, तो लेट्स साइन इन। ओके, ये फ्री एपीआई देता है, और फ्री एपीआई डिक्शनरी में देने के बाद आपको पर डे 1000 क्वेरीज देता है। तो हमारी टेस्ट एप्लीकेशन के लिए तो बहुत ही है, राइट? कमर्शियली भी देता है, तो आई फाउंड इट गुड, क्योंकि इसमें चीज़ें कम है, इसमें कीज वगैरह आपको यूज नहीं करनी होती है, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं कि हाउ टू यूज इट। ये मेटा है, एग्जाम्पल है, हम डायरेक्टली सर्च करते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरह के वेरिएंट्स जो है डेटा मॉडल्स हमें रिटर्न करा होता है, और कुछ इस तरह का डेटा हो रहा होता है। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पे। अच्छा, कुछ डिफरेंट किस्म की साउंड फाइल्स हैं जो वो रिटर्न कर रहा होता है, बट बहरहाल काफ़ी सारा डेटा रिटर्न कर रहा होता है। लेट मी सी स्लैश वी टू वी वन है। मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ कि उसमें दिखा रहा है कि नहीं एपीआई का यूआरएल कहाँ पे है, जो हमने यहाँ मैंने शो कराया है, एपीआई डॉट डिक्शनरी। ओके, एपीआई डॉट, नहीं यहाँ पे नहीं है एपीआई। यहाँ पे क्लिक करते हैं। ओके, दिस वन इज द एपीआई थिंग। हमने वर्जन 2 इस्तेमाल किया है, हमने आई थिंक वर्जन 3 भी आ गया है, बट बहरहाल इस तरह का डेटा वो रिटर्न करता है। अगर V2 नहीं चलेगा तो हम V3 चला के देख लेंगे, बट वी गॉट नाउ द थिंग्स के यार इस तरह हमें इसे कॉल करना है, और इस तरह आप इसे यूज कर सकते हैं, राइट? तो आप लोग भी इसको रजिस्टर करा रहे हैं डिक्शनरी ऐप API.com पे जाके, और कर लेते हैं। डिक्शनरी डेव भी कोई चीज़ है अलग से। ओह ओके, सॉरी, तो मैंने डिक्शनरी API.dev यूज किया है, विच इज V2, और इट्स वेरी सिंपल। लाइक आप इस पे कोई API कीज की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू कैन डायरेक्टली यूज इट। मैं सॉरी कंफ्यूज था कि .com था .dev था, और वो इस तरह का रिजल्ट देता है, एंड वी कैन यूज इट वेरी इजीली। तो आई थिंक रजिस्टर करने से बेहतर है कि आप इसी को यूज कर लें, ताकि सिंपली आपको सारा डेटा दे दे। और आपको ये देखने से पता चल जाएगा कि ये लिस्ट ऑफ मैप आपको रिटर्न करेगा। उस मैप में डिफरेंट कीज हैं और डिफरेंट वैल्यूज हैं, विच यू कैन इजीली पार्स इट, और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट एन ऐप डॉट क्रिएट डिक्शनरी ऐप। आई होप कि आपको मेरा फॉन्ट नजर आ रहा होगा। मैंने सिंपल एक कमांड लिखी है, डॉट ऐप डिक्शनरी ऐप, राइट? अब हम इस पे जाते हैं, डिक्शनरी ऐप cd डॉट रन, सॉरी, और हम यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट खोलते हैं। Let me open one project. Right. So I've opened this dictionary app project now. Okay, you got this. हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया है, और इसे हम इनेबल डॉट सपोर्ट कर देते हैं। ओके हो गया, और यहाँ पे हम डॉट रन लिख लेते हैं। Okay. और हेलो वर्ल्ड चल रहा है, राइट? अब देखें इस पे हमारे पास क्या तरीका है कि हम सब कुछ यहीं पे करते रहें, मेन में करते रहें। अच्छा, उससे पहले हमें एक चीज़ ये करनी होगी कि हमें देखना है कि हम रिजल्ट क्या चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जब रिजल्ट आए तो वो रिजल्ट कुछ इस तरह हो कि हम डॉट रन और आगे वर्ड दे दें, और उसके बाद यहाँ पे वर्ड की मीनिंग आ जाए, वर्ड आ जाए क्या था, मीनिंग आ जाए क्या था, और सेंटेंस आ जाए क्या था। बट जब हमने इसे देखा तो हमने देखा कि बहुत कुछ डेटा रिटर्न हो रहा है। हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक तो ये वर्ड इटसेल्फ चाहिए, मीनिंग के अंदर हमें डेफिनेशन चाहिए, और हमें और क्या चाहिए, सेंटेंस, एग्जाम्पल। ये तीन चीजें चाहिए हमें, राइट?
तो इन 3 चीजों में से हमें बाकी चीजों को डिस्कार्ड करना है। तो देखें, अब जब भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो अब आपने ये सोचना शुरू करना है, क्योंकि इसके बाद हम फ्लटर पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमने अब थोड़ा सा अपना विजन इस तरह क्लियर करना है कि हम चीज़ों को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने देखिए फंक्शनल चीज़ें देख ली, हमने क्लासेस देख लिया, हमने डिफरेंट सारे जो डार्ट के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब देख ली, एब्स्ट्रैक्शन देख ली, फैक्ट्री फंक्शंस देख लिए। अब हम ऐसा ऐसा कोशिश करेंगे कि हर चीज़ों को उसी तरह ब्रेक करते रहें और देखते रहें कि किस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें डिफरेंट चीज़ों में हेल्प कर सकती है सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि मैं मेन फंक्शन में ही सारी काम कर लूँ तो हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बट जब भी आप नेटवर्क रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो आपका बैकएंड हो या कोई थर्ड पार्टी हो, हम यूजुअली एक सर्विस फाइल बनाते हैं और उस सर्विस फाइल के अंदर सारी फंक्शनलिटी होती है, गेट, एडिट, ऐड, डिलीट, पोस्ट, जो भी चीज़ें होती हैं उस एक पर्टिकुलर काम से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं यार मेरी यूज़र मैनेजमेंट है, यूज़र लॉग इन करेगा, लॉग आउट करेगा, यूज़र अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेगा, तो फिर आप एक यूज़र सर्विस बनाते हैं। अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूं तो डिक्शनरी की बात करते हैं, तो डिक्शनरी सर्विस एक हम बनाएंगे जिसके अंदर नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो वहां हैंडल हो रही होंगी। अच्छा, नेटवर्क से रिलेटेड सारी चीजें जहां हैंडल हो रही होंगी उससे क्या फायदा और होता है कि आप जब भी चाहें, फॉर एग्जांपल आपने कल सुबह आके ये सारी चीजें कुछ डिफरेंट तरीके से करनी है, या आपने कोई चेंजेस ऐसी करनी है कि आपके फ्रंट एंड पे कोई फर्क नहीं आएगा, उसको डेटा वैसा ही मिलेगा, बट बैक एंड सर्वर चेंज हो गया, कहीं और से आ रहा है, किसी और सर्विस से आ रहा है, तो आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, आपने जाके सिर्फ उस सर्विस फाइल में चेंजेस करनी है और वो सर्विस फाइल आपको चीजें करा के सारी चीजें मैनेज करके दे रहा होगा। तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमेशा हर चीजों को डिवाइड करके चलते हैं और इस तरह छोटे छोटे ग्रेन्युलर पार्ट में बना के चलते हैं कि आप जब भी अमेंडमेंट करें तो बाकी चीजें डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ आपने वहां पे जाके उस पर्टिकुलर पार्ट को चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप रेस्ट एपीआई यूज कर रहे हैं, कल सुबह आप ग्राफक्यूएल यूज करते हैं, तो आपका सिस्टम इस तरह होना चाहिए कि बैकएंड की जो कॉलिंग है वो आप चेंज कर दें, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होती है दोनों चीजें, तो वो आप डिफरेंट कर दें, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहें, उसमें आपको कोई चेंज ना करना पड़े। तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को डिजाइन को बनाते हैं और यूज करते हैं, राइट। तो ये चीज हो गई जनाब। अच्छा, दूसरा, उसके लिए एपीआई कॉल के लिए हमें एक एक्सटर्नल पैकेज की भी जरूरत पड़ेगी, वो हम सर्च कर लेते हैं pub dev http। ये एक http पैकेज है जिसे हम यूज करेंगे, और ये यूज इसीलिए होता है कि आप एपीआई कॉल्स कर सकें, रेस्ट एपीआई को कॉल कर सकें, और उसके लिए बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं मुश्किल, और डिफरेंट तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। सारी एग्जांपल्स यहाँ वैसे ही लिखी हैं कि किस तरह आप हेडर्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरह आप डिफरेंट पोस्ट, पुट या गेट की एपीआईज को कॉल कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जब आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पूरी एग्जाम्पल वैसे ही बनी हुई है, तो वो भी आपके पास है। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल है, या तो हम ये कमांड चला लें या हमारी डिपेंडेंसी में जाके इस चीज को ऐड कर लेते हैं, हम मैन्युअली जाके ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए, और डिपेंडेंसी में आपने डेव डिपेंडेंसी में नहीं करना, आपने पब स्पेक के अंदर, यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर आपने इसे ऐड करना है। जैसे वो ऐड करेंगे, आपको ये एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो आके कहेगा गेट पब। अच्छा, एंड्रॉइड स्टूडियो हम शायद फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, राइट? हम इससे पहले विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते रहे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, ओके, राइट राइट। अच्छा, एंड्रॉइड स्टूडियो हम यूज कर रहे थे, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमने कर दिया, जैसे ही आपने नई डिपेंडेंसी लिखी है, यहाँ पे आपने पब गेट बटन जो लिंक है उसको प्रेस करना है, एंड इट शुड वर्क। बट यहाँ पे वो कह रहा है कि कुछ गलत है। क्या गलत है? ये एक्सपेक्टेड है ब्लॉक मैपिंग, ये इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे एक स्पेस मुझे नजर आ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पे एक और स्पेस है जो मैंने रिमूव कर दिया। तो आप अब चलाएंगे तो चल जाएगा। ओके, द करंट डार्ट एसडीके इज 2 ये जो भी बता रहा है, और बिकॉज डिक्शनरी ऐप
रिक्वायर्स एसडीके। ओके, अब क्या करें भाई? हम डार्ट के उसको अपग्रेड कर सकते हैं। आई थिंक मुझे डार्ट के पैकेज को अपग्रेड करना होगा, या मैं यहीं पे जाके इसे फोर कर देता हूँ फिलहाल के लिए। सारी चीजें चल गई हैं। ओके, ऑलराइट। तो अब हम यहाँ तक आ गए कि हमने HTTP के पैकेज को इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, अब बात आती है कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं डिक्शनरी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप API, यानी फर्ज कीजिए कि आपको यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट रिसीव होता है, एक वर्ड रिसीव होता है। वो सबसे पहले आपने चेक करना है कि वो वर्ड आपके पास है या नहीं है, वर्ड डाला भी है नहीं डाला है। और उसके बाद आपने एक सर्विस फाइल बनानी है जिससे आप नेटवर्क की API को कॉल करेंगे। उस सर्विस फाइल से जब डेटा आएगा तो डेटा बहुत सारा आएगा। उसके बाद आपने उसको पार्स करना है अपने अंदाज में। जब आप पार्स करने की बात करते हैं और उसको कहते हैं कि यार मैं डेटा को जो एक्स्ट्रा डेटा है उसको डिलीट करूंगा, जो जरूरत का डेटा है उसको अपने फॉर्मेट में अपनी तरीके से उसको सीरियलाइज करूंगा, नॉर्मलाइज करूंगा, और मुझे जो चाहिए वही रखूंगा। तो उसके लिए यूजुअली आप क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं जिसके अंदर आप बताते हैं कि भाई ये फील्ड्स आएंगी और ये फील्ड्स हमें चाहिए, जरूरत है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि एक क्लास बनाते हैं। उस क्लास बनाने के लिए आप फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टरी बनाते हैं डेटा की। अच्छा, इस डायरेक्टरी का नाम डेटा हो सकता है, इस डायरेक्टरी का नाम मॉडल हो सकता है, इस डायरेक्टरी का नाम क्लास हो सकता है। आप डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपकी प्रोजेक्ट की वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है। कोई गलत सही नहीं है, बट लोगों की प्रेफरेंस होती है कि हमें ये नाम रखना है। तो मैंने डिक्शनरी डॉट डार्ट के नाम से डिक्शनरी क्लास रख लेते हैं नाम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं डिक्शनरी। क्लास बनाने में किसी को कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें वेरिएबल्स क्या होने चाहिए? पहला वेरिएबल होना चाहिए वर्ड। हमने कहा था 3 चीजें हमें चाहिए। दूसरा होना चाहिए मीनिंग। तीसरा क्या होना चाहिए? सेंटेंस। अच्छा, ये तीनों स्ट्रिंग्स हैं तो हमें स्ट्रिंग भी कर देते हैं और स्ट्रिंग भी कर देते हैं। फाइनल क्यों रखा है? ताकि एक मरतबा जब डेटा आ जाए तो वो डेटा हमारे पास बाद में चेंज ना हो। उसके बाद हम वेरिएबल्स बनाने के बाद हमारे पास इनिशियलाइज करने के लिए जब डेटा आएगा तो इनिशियलाइज करेंगे हम, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा, डिक्शनरी। इस कंस्ट्रक्टर में हम रिक्वायर्ड कर देते हैं कि वर्ड भी सारी चीजें रिक्वायर्ड है एक्चुअली, राइट? दिस डॉट वर्ड required, this dot meaning require this dot sentence। ये हो गया जनाब। इसके बाद what we need, इसके बाद हमारे पास क्या और होना चाहिए? उसके बाद हम किस तरह उसे, जैसे हमारे पास जब डेटा आएगा तो हम ये डायरेक्टली कॉल करेंगे जब, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये चीज। 1 सेकेंड। मैंने डिक्शनरी वाली ऐप, ओके, ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये बहुत कुछ डेटा ऐसा है जो हमें डिस्कार्ड भी करना है और उसमें से यूज करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम सर्विस लेयर में जाके जब हम सर्विस कॉल करेंगे तो उस सर्विस में जाके ये सारे काम करें कि जो चीज चाहिए से उसी को कॉल करें, जैसे हम मैप की कीज को कॉल करते हैं। या हम यहाँ पे जहाँ पे हम ये क्लास बना रहे हैं वहां पे कोई ऐसा फंक्शन बनाए जो हमें ये चीज रिटर्न कर दे। तो सबसे बेहतर ये होता है कि जब भी आपको कोई डेटा किसी क्लास के उसमें फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है तो आप उसी क्लास में उस क्लास का जो कन्वर्टर फंक्शन होता है जो आपको इस क्लास में कन्वर्ट करके दे दे, वो आप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल
मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि मैं इस तरह कर सकता हूँ, मैं फैक्ट्री फंक्शन बना सकता हूँ या मैं स्टैटिक फंक्शन बना सकता हूँ। दोनों में से मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक स्टैटिक फंक्शन बनाता हूँ जो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी क्लास यानी इसी क्लास को रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद आप उसका नाम दे सकते हैं। क्या नाम देंगे हम? लेट्स से फ्रॉम मैप, एक यूनिवर्सल नाम है, नॉर्मली हम यूज करते हैं इसको कि जब भी आप मैप से इस डेटा में कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो ये सिंपल हो गया। अच्छा, मिलेगा क्या? हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो लिस्ट ऑफ मैप आ रहा है, बट उसका प्रॉब्लम ये है कि इस मैप का कोई एक पैटर्न नहीं है, क्लास नहीं है, तो हमें लिस्ट ऑफ डायनामिक मेरे ख्याल से कर देना चाहिए ताकि हम आसानी हो। क्या आप मुझे फॉलो करें? मैं जो चीजें कर रहा हूँ, मैं जो थिंक लाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप किस तरह सोच रहे होंगे कि किन चीजों को किस तरह करना है, राइट? तो मैं बिल्कुल कोड लिख के आपको बता सकता हूँ कि मैंने कोड लिख दिया, पर मैं साथ साथ जो थिंकिंग प्रोसेस अपने आप में जनरेट कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह हमने, जब भी कोई ऐसी चीज आएगी तो सोचना क्या है, किस तरह सोच के हमने चीजों को करना है। तो दिस इज थिंग। मुबीन, आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, कैन वी यूजिंग एनी मॉडल जनरेटर ऑनलाइन? नहीं, हमको ऐसा मॉडल जनरेटर ऑनलाइन इस्तेमाल